स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढने की तरह है। जैसे हम लोग रेगिस्तान में दूर मिरज को देख के समझ लेते हैं कि वो पानी है और पास जाने से पता चलता है कि यह पानी नहीं था, एक मिरज है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब किसी भी कंपनी को हम लोग ऊपर ऊपर से एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को लगता है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, मगर जब डीपली हम लोग एनालिसिस करने लगता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनीज, आप कह सकते हैं मोर देन 70% कंपनीज ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमारे क्राइटेरिया को सूट नहीं करता है। तो एक स्टॉक मार्केट में जब हम लोग किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने जाते हैं तो बहुत सारा फैक्टर हम लोगों को देखना पड़ता है एक साथ। जैसे कि कंपनी क्या करता है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी के अंदर इक्विटी कितना है, डेट कितना है, एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है, और भी बहुत सारा फैक्टर और बहुत सारे रेशियोज तो भी हम लोगों को देखना पड़ता है। मगर एक कंपनी को मैं स्पेशली जब एनालिसिस करने जाता हूं, मैं 2 या 3 फैक्टर को पहले देखता हूं, उसके बाद ही वो कंपनी फर्दर एनालिसिस के लिए एलिजिबल है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस 2-3 फैक्टरों में से जो मेन फैक्टर है वो होता है शॉर्ट टर्म डेट। आपने सही सुना है, शॉर्ट टर्म डेट कंपनी एनालिसिस का वो मेन फैक्टर है जिसके ऊपर एक कंपनी सांस ले सकता है सही तरीके से। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म डेट के बारे में कि शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है, कैसे सही तरीके से डिफरेंट सेक्टर में शॉर्ट टर्म डेट को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। आपने सही सुना है, डिफरेंट सेक्टर में शॉर्ट टर्म डेट को डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म डेट हर एक सेक्टर में एक तरीके से एनालिसिस नहीं किया जाता है। तो इस वीडियो में शॉर्ट टर्म डेट के बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है? एक कंपनी के अंदर 1 साल या 1 साल से पहले जो डेट कंपनी को रिपेमेंट करना होता है, यानी जो ईएमआई वगैरह जो दूसरे बैंक से लिया हुआ पैसा उसका ईएमआई भरना पड़ता है 1 साल के अंदर, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म डेट कहेंगे। और 1 साल के बाद अगर कोई रिपेमेंट आता है या ईएमआई आता है या कंपनी को 1 साल के बाद कोई बैंक का लोन रिपेमेंट करना पड़ता है तो वो बैंक के लिए एक लॉन्ग टर्म डेट हो जाता है। इतना ही सिंपल है शॉर्ट टर्म डेट। मगर शॉर्ट टर्म डेट को इंटरप्रेट करना उससे भी ज्यादा सिंपल है। मैं अभी आपको समझा देता हूं। शॉर्ट टर्म डेट को मेनली हम लोग 2 सेक्टर में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक है फिनेंशियल सेक्टर, जैसे कि जो फिनेंशियल कंपनीज बेसिकली पब्लिक से पैसा लेता है, डिपॉजिट। दूसरा है फिनेंशियल सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कंपनीज जो और दूसरा काम करता है, जैसे कि आपका एफएमसीजी हो गया, ऑयल कंपनीज, रेल रोड कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज हो सकते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं फिनेंशियल सेक्टर्स, जैसे कि जो कंपनीज बेसिकली पब्लिक से डिपॉजिट लेता है वो कंपनीज में कैसे हम लोग शॉर्ट टर्म डेट को इंटरप्रेट करें। मैं फिनेंशियल सेक्टर में कैसे एनालाइज करते हैं इसे बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। स्पेशली मैं यहाँ पे बैंक की बात कर रहा हूं और जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है उन कंपनीज की बात कर रहा हूं एग्जांपल में। तो बैंक में अगर देखा जाए तो बैंक का जो फंडिंग सोर्सेस है वो मेनली कौन सा है? मेनली 3 है। एक तो पब्लिक से डिपॉजिट लेना, दूसरा अगर कोई पैसे की जरूरत पड़े तो दूसरे बैंक से पैसा लेना उधार, और तीसरा यानी कि सेंट्रल बैंक से वो पैसा उधार ले सकता है अगर उसे जरूरत हो तो यहां पे जो दूसरे बैंक के पास से लोन लिया है और जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, ये दोनों है शॉर्ट टर्म डेट एक बैंक के लिए। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है बैंक के लिए एक शॉर्ट टर्म डेट हमेशा सस्ता पड़ता है। तो ये बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, और पब्लिक का डिपॉजिट यानी कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट एक लॉन्ग टर्म डेट होता है। यहां पे मैं फिक्स्ड डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं, जो जनरल पब्लिक अपने सेविंग्स अकाउंट में, अपने म्यूचुअल फंड में, अपने करंट अकाउंट में रखता है, उस पैसे की बात मैं कर रहा हूं। तो ये इस पैसे के ऊपर बैंक को भी मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट देना पड़ता है और बैंक के लिए ये शॉर्ट टर्म डेट हो जाता है। तो बैंक क्या करता है, इस शॉर्ट टर्म डेट को लेकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देता है। और जो बैंक ये करता है, बैंक को अच्छा खासा मुनाफा तब तक मिल सकता है जब तक आरबीआई का रेपो रेट कम हो। मान लीजिए यहाँ पे एक बैंक ने 6% से पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, यानी आरबीआई का अभी रेपो रेट चल रहा है 6%, और बैंक ने लेंडिंग कर दिया है लॉन्ग टर्म में 8% से।
तो यहां पे 2% का मुनाफा हाथों हाथ मिल जाता है बैंक को। मगर अभी एक सिचुएशन ऐसा ले लीजिए, आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन बढ़ गया है और आरबीआई ने क्या किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट वो है बढ़ा दिया है और मान लीजिए ये 7.5 to 8% के अंदर कर दिया है। तो बैंक ने जो शॉर्ट टर्म लोन लेके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया था, यानी लॉन्ग टर्म में किसी दूसरे को यानी दूसरे बोरोवर को वो लेंड कर दिया था, तो वहां से उसको क्या उससे ज्यादा मिलेगा रेपो रेट बढ़ जाने से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले से ही वहां पे एग्रीमेंट हो चुका है, मैं बैंक से पैसा ले रहा हूं, मैं बैंक का इतना ही इंटरेस्ट बैंक को पे करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। हो सकता है आरबीआई का रेपो रेट चेंज हो, बैंक का कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज हो, उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ उतना ही दूंगा। तो इस केस में क्या होता है, जब आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक का मुनाफा एकदम जीरो के करीब हो जाएगा। तो इसमें से बैंक में जो स्टाफ है, बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर है, मेंटेनेंस है, जो खर्चे हैं, ये कहां से आएगा? ये जनरल इक्विटी इन्वेस्टर से ही आएगा, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर का जो रिजर्व है वहां से ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में एक बात आप याद रखिए, जब भी किसी बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने जाएंगे तो देखिए बैंक ने शॉर्ट टर्म कितना डेट लिया है और उसको लेके कितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि एक बैंक जब शॉर्ट टर्म में डेट लेता है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है, तब वो बैंक के लिए खतरा इसलिए है, अगर कोई फाइनेंशियल डिजास्टर आ जाए या आरबीआई का रेपो रेट चेंज हो तो बैंक को अपना खर्चा निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। और बहुत सारा बैंक तो पिछले कुछ सालों में आप जानते हैं बंद हो चुका है, या बहुत सारे बैंक में अभी तक केसेस चल रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, पीएमसी बैंक हो गया, आपका यस बैंक हो गया। यस बैंक तो पहले प्रोमोटर का होता था, मगर अभी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, यानी बहुत सारे प्रोफेशनल बैंक मिलकर अभी यस बैंक को चला रहा है। तो आप जानते हैं यस बैंक का केस, पब्लिक का जो डिपॉजिट है वो भी वो लोग रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। बेस्ट स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टरों से एफडी करवाओ, आप लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करो और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी रहता है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि मैं उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं जो शॉर्ट टर्म डेट कम से कम लेता है और अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बोरो करके इन्वेस्ट करना पसंद करता है। क्योंकि इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में अगर कोई फाइनेंशियल डिजास्टर भी आ जाता है तो बैंक को सरवाइव करने में आसानी होता है और इससे बैंक का जो लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, यानी आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो भी बना रहता है। और अभी बात करते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में, यानी फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ के दूसरा जो सेक्टर के कंपनी से। देखिए, अगर फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक को शॉर्ट टर्म में बोरो करना सस्ता पड़ता है तो बाकी सारे फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ के जो कंपनीज है उन्हें शॉर्ट टर्म में बोरो करना महंगा पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बैंक का यह कहना है जब भी आप किसी भी बैंक में जाएंगे, आप शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना चाहेंगे तो बैंक बोलेगा आप तो इस पैसे को थोड़े दिन के लिए लेके आप मुझे वापस कर दोगे, मुझे बाद में इसे दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, 1-2% इंटरेस्ट मुझे ज्यादा पे कीजिए तो ही मैं आपको ये पैसा दूंगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर से अलावा बाकी जो कंपनीज है वहां पे शॉर्ट टर्म बोरो करना एक हाई इंटरेस्ट पेइंग प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट फाइनेंशियल सेक्टर आप एनालाइज करने जाएंगे तो देखिए कि उस कंपनी के अंदर कितना शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पहले से ही पता है कि अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते तो आपके कंपनी को बैंकक्रप्सी तक भी जाना पड़ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में डेट नहीं पे कर सकते हैं तो दूसरा अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप उस प्रोजेक्ट को ग्रैब नहीं कर सकते हैं, यानी हाथों हाथ आपका मुनाफा चला जाएगा, आपके हाथ से अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी चला जा सकता है फंड ना होने के कारण। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपको इंटरेस्ट पे करना हो रहा है तो आपने जो रेवेन्यू के ऊपर जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो नेट प्रॉफिट तो चला जा रहा है, यानी आप कमा रहे हैं किसके लिए, दूसरे के लिए, यानी बैंक के लिए आप कमा रहे हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स जो आपको डेट में पैसा दिया है उनके लिए आप कमा रहे हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, जो एकदम ही इनोसेंट है, आपको कंपनी में इसलिए रखा है कि आप उनको एक अच्छा रिटर्न कमा के दे, आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे और भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, जैसे कि कंपनी के अंदर अगर शॉर्ट टर्म डेट है तो कंपनी के दिमाग में ये बर्डन रहता है कि कंपनी को इतना तो पे करना ही है, इतना तो अर्न करना ही है, जिसकी वजह से कंपनी अपने कोर ऑपरेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, अपने बिजनेस के जो एडवांटेज है उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रेवेन्यू नहीं बढ़ पाता है, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ पाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है, इस शॉर्ट टर्म डेट को कवर करने के लिए कंपनी दूसरा शॉर्ट टर्म डेट ले लेता है, और उस शॉर्ट टर्म डेट का बारी जब आता है पे करने का, तब दूसरा शॉर्ट टर्म डेट और ले लेता है। ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जब कंपनी बैंकरप्सी तक भी चला जा सकता है, और तब तक कोई एसेट ऐसा नहीं बचता है कंपनी में कि कंपनी जब बैंकरप्सी तक चला जाए तो उस एसेट को बेच के इन्वेस्टरों को कुछ मिल पाए। और जानते हैं इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या कहते हैं, रोलिंग ओवर डेट, यानी डेट के ऊपर जिंदा रहना, कंपनी का सांस लेना। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने जाए, तब ये जरूर कंसीडर कीजिए कि उस कंपनी में कम से कम शॉर्ट टर्म डेट है, क्योंकि कंपनी का तो डेट लेना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एक कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस है। यानी बिजनेस आप अगर करते हैं तो कभी ना कभी आपको डेट लेना ही पड़ सकता है। तो डेट लेना खराब बात नहीं है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमम से मिनिमम डेट लेना, यही एक बिजनेस का मोटिव होना चाहिए, क्योंकि डेट में बहुत सारा पैसा चला जाता है, इन्वेस्टरों का बहुत सारा नेट प्रॉफिट चला जाता है। कंपनी के अंदर डेट कितना है उसे मेजर करने के लिए आप करंट रेशियो का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि करंट रेशियो अगर 1.5 से ज्यादा है तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ठीक है, और अगर 1.5 से नीचे है, जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर 1.5 से नीचे होता है करंट रेशियो, तो मैं उस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूं। और अगर आप करंट रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे सही तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर करंट रेशियो 1.5 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको सोच लेना चाहिए, आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी या सेक्टर उतना ज्यादा डेट हैंडल और रिपेमेंट करने के लिए कैपेबल है। अगर कैपेबल नहीं है तो आप दूसरे किसी कंपनी के बारे में सोचिए, क्योंकि मार्केट में मोर देन 5000 कंपनीज है, तो यही एक कंपनी क्यों जो आपका पैसा बर्बाद करने के लिए लगा है, आप दूसरे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अगर मुनाफा नहीं भी मिले, आपका पैसा तो खत्म नहीं होगा, आपका पैसा तो रह जाएगा ना। तो उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट टर्म डेट को कैसे एनालाइज करना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, या कोई भी फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट टाइम वीडियो चाहते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल सीरीज चाहते हैं मैं स्टार्ट करूं, तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं नए नए फाइनेंशियल टॉपिक पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ हमेशा लेके आता हूं, और आप लोगों को इससे जरूर मदद मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। अब बहुत ही प्यारे लोग हैं, सब्सक्राइब तो करते हैं मगर बेल आइकन को हिट नहीं करते हैं, तो बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।